गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 5 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और आज के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसमें लंगा एंड मनियार कम्युनिटीज के बारे में जानेंगे, एक्सरसाइज मित्र शक्ति को डिस्कस करेंगे, आसाम अकॉर्ड, वेडल सी जो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल दिए जाते हैं, चोला इंस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे, पर्टिकुलर ईल स्पीसीज को डिस्कस करते हुए वॉयस 2050 के बारे में डिस्कशन करेंगे, आरईसी और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर भी डिस्कशन हमारा होने वाला है। फेस्ट 50 कोड को आप यूज कर सकते हैं exam.network.com पर जाकर। स्टेट अवे 50% ऑफ जो है आपको वेरियस कोर्सेज के ऊपर जो है मिल जाएंगे। अभी चलते हैं यहाँ पे टारगेट सेटिंग के ऊपर। और आप जानते हैं कट ऑफ जो यहाँ पे रखी गई है वो 6 मार्क्स की। आप कोशिश करें जितना भी टारगेट चाहें सेट करिए, लेकिन 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि लंगा और मनियार कम्युनिटीज को लेकर है। पूछा गया इनको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो जो टॉपिक है उसे अंडरलाइन करिए, जो चीज पूछी गई है उसको देखिए और 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू होता है। दे आर हेरिडिटरी कम्युनिटीज ऑफ बुद्धिस्ट म्यूजिशियन फ्रॉम साउथ इंडिया। सो ये बेसिकली हेरिडिटरी कम्युनिटीज हैं, बुद्धिस्ट म्यूजिशियंस हैं, साउथ इंडिया से आते हैं। एंड सिंधी सारंगी एक जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है ये लांगास के द्वारा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 10 सेकंड्स आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हुआ क्या है, एक रिपोजिटरी जो है थार रीजन की जो रिच हिस्ट्री है, ट्रेडिशनल नॉलेज उनकी संजो कर रखने की बात करी जा रही है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन डिजिटाइजेशन जो है वो किया जाएगा और यहाँ पर प्रिजर्व करके रखी जाएगी जो आर्टिस्ट है उनके पूरे जो ट्रेडिशन है उसको। स्टेटमेंट वन की बात करें, जो लंगाज है और जो आपके मनियार्स है, दे आर हेरिडिटरी कम्युनिटीज ऑफ मुस्लिम म्यूजिशियंस रिजाइडिंग मोस्टली इन वेस्टर्न राजस्थान। तो मुस्लिम म्यूजिशियंस हैं, राजस्थान के जैसलमेर वेस्टर्न रीजन के अंदर रहते हैं। और ये जो है आपके जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान का थारपकर है, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे, सिंध रीजन में भी ये मिल जाएंगे। तो म्यूजिक जो है, म्यूजिक ऑफ दीज टू मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो है, दे आर सपोर्टेड बाय वेल्दी लैंडलॉर्ड जो होते हैं, पुराने टाइम से, काफी पुराने टाइम से उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। जो पुराने टाइम से काफी अमीर मर्चेंट्स हुआ करते थे उनके द्वारा इनके म्यूजिक को सराहा जाता है। ठीक है, सो जो लंगा मनियार कम्युनिटीज है, बुद्धिस्ट म्यूजिशियंस नहीं है, मुस्लिम म्यूजिशियंस हैं, ध्यान रखिएगा। साउथ इंडिया से नहीं है, वेस्टर्न इंडिया से, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन हाँ, जो लांगास हैं देयर मेन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है सिंधी सारंगी। और सिंधी से ही आपको समझ में आ जाता है कि ये साउथ इंडिया के नहीं हो सकते हैं। एंड देन मनियार इज द कामाइचा। बोथ आर जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके स्ट्रिंग्ड होते हैं, जिसमें आपकी वायर्स होती हैं। आपने देखा होगा गिटार के अंदर भी स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके वायर्ड या कहीं स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और यहाँ पर दोनों जो है कम्युनिटीज इसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए। एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है अभी दोबारा से न्यूज में थी। कौन कौन से देशों के बीच में ये कराई जाती है, टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूँ। 10 सेकंड का इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इसका 8th एडिशन जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है, काफी ज्यादा न्यूज में है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में करी जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी। एक्सरसाइज का एम यही है कि कैसे दोनों देशों के बीच की जो रिलेशन है वो भी बेटर हो सके और दोनों देशों की जो आर्मीज है वो भी यहाँ पर एक ऑपरेटिव, एक बेसिकली जॉइंट ऑपरेटिव जो वेरियस ऑपरेशंस होते हैं वो चला सके। काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो होते हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए असम अकॉर्ड के बारे में जानते हैं। असम अकॉर्ड को लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। क्लॉज 6 जो है अकॉर्ड का वो एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको असम का जो कल्चरल हेरिटेज है उसे बचा कर रखना है। ये मैंडेट करता है गवर्नमेंट को टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स, जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको आपको डिपोर्ट करना है। टाइम पीरियड में आपका 10 सेकंड का शुरू कर देता हूं। सोचिए इसके बारे में। क्लॉज 6 किसकी बात करता है, असम गवर्नमेंट सेटअप एन 8 मेंबर सब कमेटी। अभी एक 8 मेंबर सब कमेटी जो है उसे यहाँ पर बनाया गया है टू एग्जामिन एंड प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, जो कि असम अकॉर्ड है 1985 का, उसके जितने भी क्लॉजेज हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अभी एक नया 8 मेंबर की जो सब कमेटी है वो बनाई गई है। स्टेटमेंट वन की बात करें तो क्लॉज 6 जो है वो आपका अकॉर्ड का कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स जो होते हैं दैट विल बी टेकन बाय सेंटर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो असम के लोगों की आइडेंटिटी को, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, सोशल कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व एंड प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो स्टेप्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हो गए, लेजिस्लेटिव स्टेप्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स हो गए, वो यहां पर लेगी। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। जो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट है, इट मैंडेट्स गवर्नमेंट टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स। सो नाउ द फॉरेनर्स वर क्लासिफाइड अंडर 3 हेड्स एज पर दिस। और इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं और डिफरेंशियल्स हैं फॉरेनर्स के बीच में
वो कट ऑफ डेट को लेकर है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 1966 एंड 24 मार्च 1971, ये जो दो डेट्स हैं काफी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इलीगल इमिग्रेंट जो है, जो आसाम के अंदर जिन्होंने एंटर किया डिसंबर 31 1965 तक, इनको सिटीजनशिप देने की बात करी गई है वोटिंग राइट के साथ विद इमीडिएट इफेक्ट। लेकिन जो इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो असम के अंदर 1966 और 1971 के बीच में आए हैं, उनको यहाँ पर डिसएनफ्रेंचाइज करने की बात करी गई है, और साथ ही साथ उनको अपने आप को फॉरेनर्स के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने की बात करी गई है। फॉरेनर्स एक्ट 1939 के हिसाब से असम कोर्ट डज नॉट कॉल फॉर द डेपोटेशन, बट दे वर टू गेट वोटिंग राइट। तो डेपोटेशन की बात नहीं करी गई है यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट आपकी है वो इनकरेक्ट हो जाती है। चलिए आसाम कोर्ट से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वेडल सी के बारे में पूछा गया। किस ओशन का पार्ट है? क्या ये इंडियन ओशन का पार्ट है, अटलांटिक का है, सदर्न का है, या फिर आर्कटिक का है? 10 सेकंड में शुरू कर देता हूँ आपके। फिफ्थ क्वेश्चन बात कर रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल देते हैं इलेक्शन के टाइम पर, उसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। जो आरपीए एक्ट 1951 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि वो सिंबल्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज को दे, हो सकता है। देन ईसीआई रिजोल्व्स डिस्प्यूट अमंग डिफरेंट फैक्शंस ऑफ अ recognized political party staking claim to its name and symbol। तो सिंबल को लेकर, क्लेम को लेकर जितने भी यहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको सोल्व करने का काम जो है वो यहाँ पे ईसीआई के द्वारा किया जाता है। 10 सेकंड्स का टाइम मैं शुरू कर देता हूँ आपका। सोचिए इसके बारे में। इलेक्शन कमीशन हैज फ्रोजन द इलेक्शन सिंबल ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, सो दैट जो दो फैक्शन अभी एलजेपी के बने हैं वहां पर किसी भी तरीके का उनको लेकर कोई भी डिस्प्यूट ना, ठीक है, नीदर द टू फैक्शन द पार्टी विल बी एबल टू यूज इट, जो दोनों है वो इस सिंबल को यूज ना कर पाए और इसको लेकर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट ना। इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 एम्पावर करता है, ना कि आरपीए 1951। तो यस, ईसीआई को एम्पावर किया जाता है, बट दैट एम्पावरमेंट इज डन बाय इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा, जिसके थ्रू ईसीआई जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करता है। अगर हम बात करें अंडर पैराग्राफ 15 ऑफ ऑर्डर, इट कैन डिसाइड डिस्प्यूट्स, जो भी राइवल ग्रुप्स होते हैं उनमें अगर किसी भी तरीके का नाम को लेकर, रिकॉग्निशन को लेकर, सिंबल को लेकर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो वहां पर जैसे एलजीबी के केस में इन्होंने किया, वो सेटलमेंट जो है वो ईसीआई के द्वारा करा जा सकता है। रेजोल्यूशन ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पे कल को हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप बने सीनियर पोस्ट पे जाकर, तो ये रेजोल्यूशन जो होंगे वो आपको करने पड़ेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले जो मिशन यूपीएससी 2022 है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो एनसीईआरटीज है आपकी, वहां से लेके जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाता है। जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको एमसीक्यू के थ्रू, साथ ही साथ लेक्चर फॉर्म में, तो लेक्चर्स जैसे होते हैं बाकी इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एमसीक्यूज के वीडियोस भी मिलेंगे, ताकि प्रीलिम्स की भी तैयारी आपकी अच्छी हो। देखिए होता क्या है कि प्रीलिम्स एग्जाम हमारा क्रैक नहीं हो पाता है, तो फिर मेंस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और इंटरव्यू की तो वैसे ही नहीं मिलेगी। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम मेंस की आंसर राइटिंग पे ध्यान देते हैं, मेंस के काफी सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन प्रीलिम्स हमारा पीछे हो जाता है, और जब एग्जाम सामने आता है तो लगता है कि इसकी ज्यादा तैयारी नहीं है। तो इसी वजह से एमसीक्यू के जो मॉड्यूल्स हैं वो शुरू करे गए हैं सब्जेक्ट वाइज, ताकि सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू मिले, ताकि प्रीलिम्स जो है वो आपका आसानी से क्लियर हो, ताकि कम से कम मेंस में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिले और वहां पर आप आंसर राइटिंग कर पाए, ठीक है। और वहां पर डेफिनेटली आंसर राइटिंग अच्छी करेंगे, और मॉड्यूल आंसर राइटिंग का इस प्रोग्राम के अंदर भी दिया गया है। तो आंसर राइटिंग अच्छी करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स ना मिले और आप वहां पर कट ऑफ को क्रॉस ना करें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार हम मेंस के ऊपर या पढ़ाई के ऊपर, रीडिंग के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि एमसीक्यूज को सोल्व नहीं कर पाते। इसी वजह से इसमें हर सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू का जो अलग एक मॉड्यूल है वो शुरू किया गया है, जिसमें एमसीक्यूज के वीडियोस हैं, जैसे हम यहाँ पे करंट अफेयर्स का वीडियो कर रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आपको दिए जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चोला इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट थेनेरी गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो ये है देती है? पेनेंस ऑफ अर्जुन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अनुराधपुरा, mathematical symbols like zero, system of village administration। Chola era inscription contains details qualification required for members of the village administrative council। विलेज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होती थी, वहां के जो मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अभी ये न्यूज में थी, इसी वजह से ये डिस्कस किया गया, क्योंकि देखिए वैसे तो ये जो चीज है, इस तरीके की चीजें आपकी एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री से बिलोंग करती है, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री तो इतनी बड़ी है कि आपको नहीं पता चलेगा कि 2-3 क्वेश्चन जो आने भी होंगे वहां से वो कौन से आएंगे। लेकिन हाँ,
अगर आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री से भी वही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं। इंस्क्रिप्शन जो तेनेरी विलेज में है, इट इज इन कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट एंड शेड लाइट ऑन हाउ फार्म प्रोड्यूस वाज टैक्स। कैसे जो फार्मर्स चीजों को पैदा करते थे, कल्टीवेशन करते थे, उनको टैक्स कैसे लगाया जाता था। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो है वॉल्स के ऊपर है और यहाँ पे टेम्पल वॉल्स जो है उनके ऊपर भी इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है एक स्पीसीज के बारे में, रक्ता मिचेथिस मुंबा। रिसेंटली डिस्कवर स्पीसीज है, ये किसकी है? रैट की है, स्नेक की है, ईल की है या फिर बैट की है। एक नई स्पीसीज जो है बिलोंगिंग टू द जीनस रक्त माइचेटिस दैट इज एंडेमिक टू इंडिया, इसे अभी एक कुएं में, एक वेल में मुंबई में डिस्कवर किया गया है। एंड दिस इज अ स्पीसीज विच बिलोंग्स टू, या कहें कि विच इज ऑफ ईल। इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट द ब्लाइंड ईल जो है इट इज अ न्यू डिस्कवरी, और ये जो नई आपकी स्पीसीज है इसे फाउंड किया गया है वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, जो तेजस ठाकरे ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है मुंबई में, वहां पर ये मिली है। स्पीसीज नेम मुंबा रेफर्स टू द लोकेलिटी इन मुंबई। ठीक है, इसी वजह से जो मुंबा नाम है वो यहाँ पर दिया गया, जो रूट वर्ड है वो यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहाँ पर इस ईल की स्पीसीज से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रीन वॉयज 2050 को लेकर, ये टॉपिक है आपका और इसको लेकर पूछा, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इट इज अ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। दिस प्रोजेक्ट इज फुल्ली फंडेड बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस पूरे के पूरे फंड को, इस पूरा का पूरा बेसिकली प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है। यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री वर्चुअली एड्रेस द हाई लेवल सेशन, तो अभी एक हाई लेवल सेशन को हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री ने या शिपिंग मिनिस्टर ने यहाँ पर जो ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट को लेकर थी उसको एड्रेस किया, और इस पूरे प्रोजेक्ट में बताया गया है कि कैसे जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है वो शिपिंग सेक्टर से कम किया जा सकता है। पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि ग्रीन वॉइस 2050 जो है इट इज अ प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के बीच में, आईएमओ के बीच में। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन दिया है वो गलत दिया है, और इसकी फंडिंग जो है वो भी इनिशियल लेवल पे नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री जो है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट की, उसके द्वारा करी जा रही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा ग्रीन वॉइस 2050 के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट को लेकर है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म को लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है इट कैन बी ट्रेडेड ओनली इन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेटेड पावर एक्सचेंजेस। तो ऐसी पावर एक्सचेंजेस जैसे कि सीईआरसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वहीं पे जो आपके आरईसी होते हैं इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें 1 आरईसी की जो वैल्यू होती है वो 1 किलोवाट पर आवर ऑफ एनर्जी होती है। सोचिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक बेसिकली यहाँ पे आरईसी जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म जो होते हैं इसको रीडिजाइन किया है ताकि रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया जा सके देश के अंदर। और आप जानते हैं कि अभी हम ऑयल से दूर जा रहे हैं और ज़्यादा रिन्यूएबल एंड फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन सब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस के अंदर आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो यस, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो होते हैं दीज आर द मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, और जो रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और इनको सीईआरसी रेगुलेटेड पावर एक्सचेंज के अंदर ही ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 1 आरईसी की वैल्यू 1 किलोवाट नहीं 1 मेगावाट के बराबर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट पावर्स टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्टेम्प्ट की पावर होती है इसके लिए पनिश करने की, वो कौन से आर्टिकल में होती है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ के चेयरपर्सन को गिल्टी करार दिया और उनको 25 लाख रुपीस डिपॉजिट कराने के लिए कहा। और यहाँ पर जब भी कोर्ट का कोई भी जो जजमेंट होता है या कोर्ट की कोई भी वर्डिक्ट होती है उसको नहीं माना जाता है, तो वहां पर फिर कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग होती है वो शुरू होती है। तो ये सिविल कॉन्टेम्प्ट भी हो सकती है और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट भी होती है। ठीक है, दो तरीके की कॉन्टेम्प्ट होती है, सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पावर टू पनिश फॉर द कॉन्टेम्प्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, क्योंकि वो आर्टिकल 129 में दी गई है। किसको? आर्टिकल 129 में दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि अगर सरकार चाहे तो कोई भी लेजिस्लेशन ला ये पावर को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो पावर है वो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अंडर आर्टिकल 129 दी गई है। ठीक है, चलिए
आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैं अभी 2 मिनट में आपको पूरा जो लेक्चर है ये रिवाइज करा देता हूँ। फॉर 30% मोर मटेरियल रिटेंशन आपको 2 मिनट यहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइएगा और फिर मैं आपको प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे भी देने वाला हूँ। जो लंगा मनियार कम्युनिटीज है कौन से राज्य से आती हैं, कौन सी लोकेशन से आती हैं, जल्दी से बताएं। मुस्लिम म्यूजिकल कम्युनिटीज हैं और यहाँ पर काफी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो है, मर्चेंट्स जो है, वो इनको जो है पैसा देते हैं। सिंधी सारंगी एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी इनकी तरह बजाया जाता है, वेस्टर्न रीजन से आती हैं, जैसलमेर राजस्थान, ध्यान रखिएगा। फिर हमने एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में डिस्कशन किया, कौन कौन से दो देशों के बीच में होती है। 8वां एडिशन इसका किया जा रहा है, ज्वाइंट बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। मेरे क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आप आंसर करिएगा, जितनी भी चीजें याद है आपको उस क्वेश्चन के बारे में जो स्क्रीन के ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा चीजें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यहाँ पर आसाम कोड के अंदर क्या डेपोटेशन की बात करेगा, ये यस और नो आंसर करिएगा। क्लॉज 6 हमने यहाँ पर पढ़ा और साथ ही साथ ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप सरकार को लेने हैं ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके कल्चर को, लिंग्विस्टिक हो या कल्चरल हो या सोशल। फिफ्थ क्वेश्चन में पॉलिटिकल पार्टीज जो सिंबल्स होते हैं वो कौन देता है, रेजोल्यूशन कौन कराता है, ये मैंने आपसे पूछा तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं था, ये कौन से में था, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में था। ईसीआई के पास ये पूरी पावर रहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन आगे हुआ मिशन यूपीएससी 2022 को लेकर, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर फेस्ट 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, आपको 50% डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, बेसिकली जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये सीरीज काफी हेल्प कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर एमसीक्यू के अलग से आपकी सीरीज है, वीडियो सीरीज कोर्सेज अलग हैं इसी के अंदर ही, और क्लास लेक्चर्स आपके अलग हैं। देन हमने चोला इंस्क्रिप्शन के बारे में देखा, थेनेरी गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट सिस्टम ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ये इंफॉर्मेशन दे रही थी। देन हमने एक स्पीसीज के बारे में जाना जो कि अभी कहाँ से मिली है, लोकेशन मुझे बताएं, एंड दिस इज द स्पीसीज ऑफ ईल। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने डिस्कशन किया था पर्टिकुलर ग्रीन वॉइस 2050 को लेकर, कैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम किया जा सकता है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है किस किस का है, ये आईएमओ का, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट का, और फंडिंग भी वहीं से करी जा रही है। 9th क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था आरईसी को लेकर, एक आरईसी की वैल्यू कितनी होती है बताइएगा, और जो रेगुलेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे 1 मेगावाट के बराबर एनर्जी होती है एक आरईसी की। सुप्रीम कोर्ट की पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ये किसके अंदर दी गई है, 129, और हाई कोर्ट की आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा। मैं अभी आपको जो आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर करना है वो मैं आपसे पूछता हूँ, लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। मैंने आपको कल सीक्रेट पोर्टल के बारे में पूछा था, मुझे बताएं जल्दी से सीक्रेट पोर्टल में किस चीज की बात करी गई है, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन को प्रमोट करने की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सीनियर सिटीजन के लिए, आयुष को लेकर कुछ है, या फिर नन ऑफ द अबव। प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। और आपके मेंस के क्वेश्चन जो अभी अक्टूबर 10 के बाद बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सेकंड चैनल के बारे में एक बार दोबारा बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपके डेली बेसिस पे वीडियोस जो है, रादर मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और यहाँ पर आपके द हिंदू के जो वीडियोस है वो भी रिज्यूम किए जाएंगे काफी जल्दी। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है, और यहाँ पे इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।